सिलेबस आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। ये दिख रहा है सबको सिलेबस? जी मैम। देख पा रहे होंगे। इकाई 1 में अरस्तु का अनुकरण संबंधी मान्यता, विरेचन, त्रासदी, विवेचन, ये हम कर चुके हैं। लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता, ये हम कर चुके हैं। फिर कॉलरिज कविता और काव्य भाषा संबंधी मान्यताएं, और फिर कल्पना सिद्धांत, ये भी हम कर चुके हैं। टी.एस. इलियट का परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, निर्वैयक्तिक काव्य का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ सह संबंध, ये टॉपिक्स भी हम कर चुके हैं। अब हम तीसरे यूनिट पर आ रहे हैं, जिसमें हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के इतिहास का एक सामान्य परिचय प्राप्त करना है। ये सामान्य परिचय जो लिखा हुआ है, इसको जोड़ के देखिए सिलेबस के आपके नाम से, आपके विषय से, आपके पेपर के विषय से, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का सामान्य परिचय, और उसमें भी उसके इतिहास का सामान्य परिचय। जैसे आप हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं कि अलग अलग कालों में बटा हुआ है, कालावधियां अलग अलग विभाजित की गई हैं इतिहासकारों के द्वारा। कोई काल विभाजन बता सकता है मुझे हिंदी साहित्य के इतिहास का? किसी को याद है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन? मैम ये आदिकाल भक्तिकाल। जी 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 जी, बिल्कुल यही। बताइए तो। मैम आदिकाल, हम्म, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हाँ, ये तो मोटा मोटा मैम विभाजन हुआ। इसकी समझ। हाँ, हम्म। यस। और कुछ कहना चाह रहे थे अनिकेश? मैम समय सीमा भी याद है, जैसे हाँ आदिकाल बताइए को। समय से। आदिकाल का संवत में मैम बता रहे हैं, संवत में 4 से लेकर बताइए। 1375 और 1300, और जो भक्ति काल है 1375 से 1700 तक, और सम और रीति का 1700 से 19 तक, 1900 और 1900 संवत से लेकर अभी तक आधुनिक काल चल रहा है मैम। ठीक है। तो ये अब इसको थोड़ा और विस्तार से कोई कहे आपको बताने के लिए, तो आप कैसे बताएं? थोड़ा सा और विस्तार करना हो इसी में, तो कैसे करेंगे बताइए? मेरी आवाज आ रही है सभी मैम को? हम। यस मैम। मैम इनकी इसमें जो जो है उसके बता देंगे में वी का काल कहा जाता था, ऐसे में। हम्म हम्म, ये आप कैसे बता देंगे? मतलब आपकी आवाज से कट रही थी, लेकिन अगर मान लीजिए आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता था, ये आपको बताना हो, तो आप ये कैसे बता देंगे? किस आधार पे बता देंगे? हम्म? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। मैम कुछ अभी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा। मैं आपको जिस बात तक लेकर जाना चाह रही हूँ वो ये है, बाकी लोग तो जवाब ही नहीं देते हैं क्लास में, खैर कोई बात नहीं, कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हुए हम जानते हैं कि दो तरह से हम साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। एक तो साहित्य रचनाएं जो हैं उनको पढ़ें, और दूसरा साहित्य रचनाएं किन किन विषयों पर लिखी गई, कौन कौन रचनाकार थे। जब ऐसी दृष्टि हम रखते हैं पढ़ने के प्रति,
तो ये एक ऐतिहासिक दृष्टि होती है, कब कब कौन रचनाकार हुए, उन्होंने किन किन विषयों पर रचनाएं लिखी, उनके समय की पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय परिस्थितियां क्या थी। ये जब हम विचार करने लगते हैं तो हम एक आलोचनात्मक ऐतिहासिक दृष्टि से देख रहे होते हैं रचनाकारों को या साहित्य को। यही तो होता है ना। आप लोगों ने सभी ने इतिहास पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़कर आए हैं ना 3rd ईयर में। यस मैम। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या पढ़ते थे बेटा? यही तो पढ़ते थे कि किस समय की परिस्थितियां क्या थी। आदिकाल है तो आदिकाल का समय, राजनीतिक सामाजिक समय कैसा था, फिर कौन कौन से रचनाकार हुए, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में मुख्य विषय क्या थे। यही तो पढ़ते थे ना हम। जी। तो ये एक आलोचनात्मक या ऐतिहासिक दृष्टि है साहित्य को देखने की। किस विषय पर लिखा गया, कोई अम, कोई साहित्य किस पृष्ठभूमि में लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया, किस रचनाकार ने लिखा, कब लिखा। ये सब प्रश्न जो हैं हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम ऐतिहासिक या आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं। और ये सब जानने के लिए किसने लिखा, कब लिखा, क्या लिखा, किस परिस्थिति में लिखा, हमें दृष्टि थोड़ी सी अपनी बड़ी करनी होती है, ज्यादा दूर तक देखना होता है, ज्यादा दूर तक देखना होता है, ज्यादा मात्रा में देखना होता है। यानी कि आदिकाल में कौन कौन से रचनाकार थे, या उस समय में 1375 तक 3-4 शताब्दी तक कौन कौन रचनाकार लिख रहे थे, किस विषय पर रचनाएं लिख रहे थे, उनकी परिस्थितियां क्या थी। 300-400 वर्ष के इतिहास में आपको देखना पड़ेगा। तो और आज से देखना शुरू करेंगे तो बहुत पुरानी बात भी हो गई है। तो हमें उसके लिए कई दस्तावेज चाहिए होंगे, कई हमें प्रूफ्स चाहिए होंगे। तो ये सब करने के लिए हमें ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ज्यादा रचनाकारों को पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा इतिहासकारों को पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा आलोचकों को पढ़ना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए भाषा भी अलग हुई, इतने वर्ष पुरानी बात हम कर रहे हैं, उस समय के रचनाकार अपने समय की भाषा में लिख रहे थे, तो उस भाषा का भी एनालिसिस करना होगा जिस भाषा में वो रचनाएं लिखी जा रही हैं। तो साहित्य का पढ़ना और साहित्य के इतिहास का पढ़ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। होता है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ये समझ में आ रही है बात जो मैं कह रही हूँ? यस मैम। साहित्य के पढ़ने में, साहित्य रचना पढ़ी, मान लीजिए प्रेमचंद ने कोई कहानी लिखी, ईदगाह कहानी है मान लीजिए, आपने वो पढ़ी कहानी। तो कहानी क्या कहानी है, किसी ने पढ़ी है कहानी ईदगाह? यस मैम, पढ़ी है। मुख्य पात्र का नाम बताइए जरा। मैम हामिद। मैम हामिद। हामिद है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। बहुत सारे लोगों ने ये कहानी पढ़ी है। अब मैं कहूं कि ये किस समय की कहानी है, कोई बता सकता है? समय बता सकते हैं आप इस कहानी का, कब ये कहानी लिखी? नो मैम। तो कहानी पढ़ना तो आसान है ना, सबने पढ़ी पढ़ी कहानी। क्यों? क्योंकि कहानी में एक रचनात्मकता होती है, कहानी में एक पात्र होते हैं, पात्रों के संबंध होते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, उनके विचार होते हैं, घटनाएं होती हैं कहानी के अंदर। उसके साथ हम बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, जैसे हम नाटक देख रहे हों, जैसे हम फिल्म देख रहे हों। लेकिन जो
कब लिखी गई ये कहानी, ये प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिए आपको तथ्यात्मक रूप से जानना पड़ेगा, जबकि छोटी सी बात है। आप ईदगाह कहानी कब लिखी गई इसकी डेट याद कर लीजिए, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आप ये कर नहीं पाते हैं। फिर अगर मैं पूछूं कि ये कहानी किस परिस्थिति में लिखी गई, क्या राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां थी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? किस राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति में लिखी गई ईदगाह कहानी, कोई बताएगा? मतलब लेखक जिस समय ये कहानी लिख रहा था, प्रेमचंद जब जिस समय ये कहानी लिख रहे थे, उस समय जहां ये कहानी लिखी जा रही थी उस प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, इसका उत्तर आप कैसे दे पाएंगे? मैम जो ईदगाह कहानी लिखी गई है उस समय को जानेंगे और उस समय के बारे में हम पता लगाएंगे इस समय क्या क्या चल रहा था, राजनीतिक कैसे स्थितियां क्या थी। कैसे कैसे पता लगाएंगे? इतिहास को मैम पढ़ के, इतिहास हाँ, की जानकारी। राजनीतिक, शाबाश। राजनीतिक सामाजिक इतिहास को पढ़ना होगा ना आपको। ईदगाह कहानी की परिस्थितियां, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां जानने के लिए उस समय के राजनीतिक सामाजिक इतिहास को पढ़ना होगा। या अगर ईदगाह कहानी के अंदर कहीं संकेत है राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के, तो उससे आपको अंदाजा लगाना होगा। लेकिन हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, हर कहानी में तो ऐसा होता नहीं है कि राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां बताई गई हूँ। तो आपको क्या करना होता है, साहित्य से बाहर जाना होता है, थोड़ा सा साहित्य रचनाओं से बाहर जाना होता है। साहित्य रचनाओं के ही विश्लेषण के लिए, उनको ही आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ने समझने के लिए आपको साहित्य के क्षेत्रों से, रचना क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर निकलना होता है। और इसी के लिए जरूरी है इतिहास का जानना, इतिहास का पढ़ना। आप में से कितने लोग 12वीं में इतिहास पढ़कर आए हैं, इतिहास विषय? हैंड रेज कर दीजिए तो सभी लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा है। चार लोगों ने अभी तक हाथ उठाया है, वरुण कुमार, श्वेता कुमारी, रानी कुमारी, नव्या। इन सब लोगों ने इतिहास पढ़ा है और बाकी सब लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। नो मैम, साइंस बैकग्राउंड से थे। नो मैम। अच्छा, मैम इकोनॉमिक्स। मैम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक। यस मैम इको थी। इकोनॉमिक्स पढ़ के, अच्छा, काफी लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हाथ खड़ा कर रहे हैं बाकी लोग। दीपांशु और राहुल ने भी हाथ खड़ा किया, जमुना ने भी हाथ खड़ा किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग इतिहास पढ़कर आए। तो इतिहास की जानकारी भी जरूरी है साहित्य को पढ़ने के लिए। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, स्वच्छंदतावाद, ये समझने के लिए हमें पश्चिम के साहित्य की विशेषताओं को तो समझना ही है, एक काल विशेष की साहित्यिक विशेषताओं को। उसके साथ साथ हमें पश्चिम के उस कालावधि के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी चाहिए। ये समझ पा रहे हैं आप? हमें पश्चिम का थोड़ा थोड़ा राजनीतिक और सामाजिक इतिहास भी जानना पड़ेगा स्वच्छंदतावाद पढ़ने के लिए। अब ये कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आपको एक टास्क देती हूँ, एक काम देती हूँ आपको। क्या काम है? आपने पढ़ा लॉन्जाइनस से लेकर कॉलरिज तक के बीच में कोई भी आलोचक आपने नहीं पढ़ा। आपको लॉन्जाइनस का क्या समय बताया था मैंने, कोई बताएगा मुझे?
कोई बताएगा लॉन्जाइनस का क्या समय है? लॉन्जाइनस का समय है लगभग पहली शताब्दी, ईसा की पहली शताब्दी। लेकिन लॉन्जाइनस के इस उदात्त संबंधी मान्यता जिसमें संकलित है वो निबंध हमें प्राप्त हुआ चौथी पांचवी शताब्दी में जाकर। मतलब उसकी खोज हुई 400 वर्ष के बाद उसको लोगों ने जाना। तो ये खोज इतने समय बाद हुई, लेकिन ये पूरा वक्फा जो है, पूरा समय जो है, प्लेटो से लेकर लॉन्जाइनस तक का जो समय है वो शास्त्रवादी समय है। यानी सिद्धांतकारों ने सिद्धांत बनाए, अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए बनाए, और उन्होंने नियम गढ़े, रचना के नियम गढ़े, और लोगों ने कोशिश की कि उसके हिसाब से रचना की जाए, या उन्होंने जो प्रचलित नियम थे उनके बीच से सही गलत इस सब की व्याख्या की। तो प्लेटो, अरस्तु और लॉन्जाइनस तीनों इसी प्रकार के शास्त्रवादी सिद्धांतकार हैं पश्चिमी काव्य शास्त्र में। उसके बाद पांचवी शताब्दी से लेकर लगभग कहा जाए कि 15वीं 16वीं शताब्दी तक कोई भी रचनात्मक साहित्य हमें नहीं मिलता पश्चिम में। इतना लंबा इतिहास है ये, यानी कि पांचवी शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक यूरोप के साहित्य में कोई भी रचनात्मक साहित्य जिक्र में नहीं आता। इसलिए इस पूरे काल को अंधकार युग या एक तरह से पैसिव माना जाता है रचना की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां धर्म के प्रभुत्व से संचालित थी। पूरा का पूरा यूरोप धर्म के प्रभाव में था। धर्म और पोप जो नीति नियम बनाते थे, समाज के लोगों को राजनीति में लगभग उन्हीं नियमों के तहत लोगों को जीना पड़ता था। और उस समय के लोगों के लिए रचनात्मकता, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त करना, मौलिक बातों को कहना, स्वच्छंद रूप से सोचना, ये सब निषेध था लोगों के लिए। तो अपनी प्रतिभा, इतने वर्ष तक क्या प्रतिभा है लोगों के अंदर, ये किसी की भी प्रतिभा सामने आ ही नहीं पाई। कोई रचना अब होती होंगी, ऐसा नहीं है कि साहित्यिक रचनाएं नहीं होती होंगी, लेकिन कोई भी रचना लगभग 10 शताब्दी बहुत लंबा समय होता है। 10 शताब्दी का कितना मतलब कितने साल हो गए? 1000 साल तक लगभग कोई यश प्राप्त करने वाली, कीर्तिमान स्थापित करने वाली कोई रचना या रचनाकार हमें अंग्रेजी साहित्य में नहीं मिलता। इसीलिए इस पूरे 1000 साल के, लगभग 1000 साल के समय को अंधकार युग कहा गया। रानी और राहुल ने हाथ खड़ा किया हुआ है, किसी कारण पूछना चाहते हैं कुछ, या ऐसे गलती से छूट गया है? नो मैम, आपने जो बोला था ना किस किस बच्चे ने हिस्ट्री लिया था अच्छा वो अच्छा उसके लिए है। हाँ, तो अब आप वापस उस पर क्लिक कर दीजिए, वो गायब हो जाए। ठीक है, तो ये अंधकार युग का समय है। इसके बाद जो समय आता है वो फिर से रचनाएं लिखी जाने लगती हैं, लोग नए दृष्टि से सोचने लगते हैं, कई तरह के नए परिवर्तन हो जाते हैं समाज में, यूरोप के समाज में, पश्चिम में, सांस्कृतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कई परिवर्तन यूरोप में नजर आते हैं। उसके कई कारण हैं, और उसको कहा जाता है जागरण काल या पुनर्जागरण काल। सोए हुए थे,
सब अंधकार युग था, सब सोया हुआ था यूरोप जैसे। अब फिर से जागृत हो गया है किन्हीं खास कारणों से। इसको पुनर्जागरण काल कहा गया। और फिर से पुराने ढंग के सिद्धांतों पर आधारित रचनाएं लिखी जाने लगी, उन पर बात होने लगी। तो इसको पुनर्जागरण कहा गया। इस काल को 15वीं शताब्दी के बाद के काल को, 18वीं शताब्दी तक के काल को पुनर्जागरण काल कहा गया। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं थी। ये पुनर्जागरण काल था, मतलब पुराने तरह के शास्त्रीय सिद्धांतों की या विचार सरणियों की फिर से लोगों ने बात करनी शुरू कर दी और रचनात्मक साहित्य लिखा जाना शुरू हो गया 15वीं शताब्दी के बाद। अब ये कौन कौन से कारण थे ऐसे जिनसे पुनर्जागरण काल संभव हुआ यूरोप में, इनको हमें समझना है। क्योंकि स्वच्छंदतावाद की शुरुआत पश्चिम में यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ से मानी जाती है। जो स्वच्छंदतावाद हमें पढ़ना है वो परिघटना या वो संकल्पना है 18वीं शताब्दी के अंत। यानी 18वीं शताब्दी का क्या मतलब हुआ? 18वीं शताब्दी का क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा मुझे? कौन सा साल होगा ये? 18वीं शताब्दी कब से कब तक मानी जाएगी? मैम 1701 से लेकर 1800 तक। हाँ, 1701 से लेकर 1800 तक ये 18वीं शताब्दी मानी जाएगी। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी शुरू हो जाती है। तो हम जब 18वीं शताब्दी का अंत बोल रहे हैं तो मतलब लेटर हाफ मतलब 1750 के बाद में भी 1775 के बाद की जो स्थितियां हैं वो 18वीं शताब्दी का अंत है। ठीक है, मतलब 1775 के बाद वाली स्थितियां 18वीं शताब्दी का अंत कहलाएंगी। और 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ये स्वच्छंदतावाद जो है प्रवेश कर चुका था यूरोप की साहित्यिक धारा में। लेकिन इससे पहले 15वीं शताब्दी में जब अंधकार युग समाप्त होता है से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक का काल, यानी कि लगभग 250 साल से ऊपर, इसके अंदर क्या हो रहा था? ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण यूरोप में पुनर्जागरण उस काल को कहा गया और उसके बाद के समय को स्वच्छंदतावाद कहा गया? ये हमें जानना है। तो इसके लिए हमें यूरोप के इतिहास से वो घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, वैज्ञानिक सांस्कृतिक परिवर्तन जो भी हुए उनको परिस्थिति के तौर पर रखना होगा। हमें पुनर्जागरण के उदय के कारण भी समझने होंगे और स्वच्छंदतावाद के उदय के कारण तो समझने ही हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब स्वच्छंदतावाद को पढ़ने के लिए हम सीधे स्वच्छंदतावाद पर नहीं आ सकते क्योंकि हम यूरोप के इतिहास से परिचित ही नहीं है। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या परिस्थितियां रही होंगी जिससे स्वच्छंदतावाद आया। तो मैं आपको आज के लिए एक काम दे रही हूँ, कल हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे कि यूरोप में 15वीं शताब्दी के बाद या 15वीं शताब्दी के लगभग ऐसी कौन सी घटनाएं घटी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सभी तरह की, जिससे पुनर्जागरण और फिर स्वच्छंदतावाद का उदय संभव हुआ। परिस्थितियां आपको जाननी है, घटनाएं आपको जाननी है जिनसे पुनर्जागरण और स्वच्छंदतावाद का उदय संभव हुआ। आपकी क्लास में 5-7 विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया कि वो इतिहास के विद्यार्थी हैं। क्या आप में से कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण या स्वच्छंदतावाद के उदय से संबंधित कौन सी नई घटना आपको दिखाई देती है? अचानक युग परिवर्तन कैसे होता है यूरोप में? हमारे यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी युग परिवर्तन हुआ है। वो
आधुनिक काल की शुरुआत जो आप देखते हैं वो कैसे संभव हुई, किन कारणों से संभव हुई? ये युग परिवर्तन ही तो है। रीति युग से लेकर आधुनिक युग का परिवर्तन जो है ये एक युग परिवर्तन है। और ये कब आया हमारे देश में, कोई बताएगा? हमारे देश में रीति काल से आधुनिक काल में परिवर्तन कब हुआ? मैम भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय। हाँ, कौन सा समय था बेटा? मैम 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 1900। 1905 अच्छा। कुछ था शायद। अनिकेश, आप कुछ इसमें बदलाव करना चाहते हैं? मैम जो आधुनिक काल मैम प्रारंभ हुआ वो भारतेंदु के समय से ही प्रारंभ हुआ और उनका समय माना जाता है मैम 1850 से लेकर 1900 तक मैम। शाबाश। तो ये क्या हुआ? अगर हम इसको शताब्दी के हिसाब से देखेंगे तो ये 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हुआ। 1850 के बाद भारतेंदु युग यस आता है, यस आधुनिक मैम। काल की शुरुआत होती है और ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत है। और इसको पढ़ते हुए आपने ये भी जाना था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण आधुनिक काल का आगमन संभव हुआ हिंदुस्तान में, है ना? अंग्रेजों का आना, प्रेस का उदय, नए ज्ञान विज्ञान का उदय, नए तरह की शिक्षा प्रणाली, रेल डाक तार का आरंभ, स्वतंत्रता के प्रति लोगों के मन में आकांक्षा का जगना, है ना? गुलामी से के प्रति आक्रोश, ये सब भावनाएं थी जिसके कारण जागरण संभव हुआ हमारे देश के लोगों का। और ये आधुनिक युग आया, है ना? मशीनीकरण, ये सब जो है, ये सब औद्योगिकरण, ये सब कारण थे आधुनिक युग के आगमन के हमारे देश में। ऐसे ही जब, और हम किसकी बात करें? हम यूरोप के स्वच्छंदतावाद और पुनर्जागरण की बात करें और उसको हम कह रहे हैं कि वो 18वीं शताब्दी के अंत में आया स्वच्छंदतावाद। और उससे पहले पुनर्जागरण था 1500 से लेकर 1850 के बाद तक, वो पुनर्जागरण काल था। तो वहां पर ऐसी, हमारे यहाँ तो ये परिस्थितियां थी जिससे हमारे यहाँ आधुनिक युग आया, युग परिवर्तन हुआ। यूरोप में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिससे वहां पर युग परिवर्तन संभव हुआ? इसके कारण आपको सिलसिलेवार ढंग से गूगल से खोज कर लाने हैं। सब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, गूगल फोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है ना? जो इतिहास पढ़ चुके हैं वो तो बता ही सकते हैं मुझे अभी भी, लेकिन चलिए मैं अभी छोड़ देती हूँ। या आप में से कोई बता सकता है तो बताइए, यूरोप में ऐसे क्या परिवर्तन हुए थे जिससे युग परिवर्तन वहां संभव हुआ? कोई बता सकता है एक भी कारण? इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी। पश्चिम में ऐसा क्या हुआ था जिससे वहां पर युग परिवर्तन संभव हुआ 15वीं 16वीं शताब्दी में के बाद, और फिर स्वतंत्रतावाद आ पाया? ऐसे कौन कौन से कारण थे? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कोई भी? किसी को कुछ याद है या भूल गए स्कूल की बातें? चलिए कोई बात नहीं, किसी की आवाज नहीं आ रही तो मैं मान रही हूँ किसी को याद नहीं है। तो कल आपको यूरोप के इतिहास की वो घटनाएं ढूंढ कर लानी है, पश्चिम के वो घटनाएं ढूंढ कर लानी है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सभी तरह की, जिससे, मैम हाँ, यूरोप में ये रिनाइजेंस मूवमेंट हुआ था ना, जिससे स्टार्ट हुआ था ये नवजागरण का, और उसके बाद फिर कौन सा भारत में मूवमेंट? भी स्टार्ट हुआ कौन था। कौन सा मूवमेंट? फिर से बोलिए तो, नहीं सुन पाई। मैम रिनाइजेंस, मैम सॉरी, ये था रे रेनेसा, रेनेसा, यस यस रेनेसा, मैम, रेनेसा यस। बोलते हैं ना उसको। और वो रेनेसा ही अंग्रेजी में पुनर्जागरण को ही रेनेसा कहा जाता है। पुनर्जागरण शब्द जो है वो रेनेसा का ही अनुवाद है, ठीक है? तो तो मैम ये वो रेनेसा 15th सेंचुरी की
आसपास वही हुआ था ना जब स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ है। तो ये पुनर्जागरण या रेनेसां कैसे संभव हुआ, किन कारणों से संभव हुआ, यही आपको खोज कर लाना है। रेनेसां शब्दानुवाद ही है पुनर्जागरण, ठीक है, युग परिवर्तन का ही एक शब्दानुवाद है। तो आपको ये बताना है कि रेनेसां के क्या थे, रेनेसां या पुनर्जागरण या नवजागरण के क्या कारण थे, ठीक है। यस मैम। ये समझ पाए आप सभी लोग समझ पाए। जी मैम। तो कल मैं किसी से भी पूछूंगी, ये सबको होमवर्क करना है, जिसकी भी अटेंडेंस आज लगाऊंगी उन सबसे पूछ सकती हूँ मैं कल। मैम हाँ बताइए राहुल। मैम ये 15 वो जो आप बता रहे थे मैम, ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ था रोमन और कैथोलिक चर्च वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ आपको कल, ये मैम बिल्कुल ठीक है। सामंतवाद का पतन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल याद आ मैम ये रही है सारे आपको? करने हैं। हाँ बताइए श्वेता। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो जितने भी हैं मैम सारे कल एक्सप्लेन करने हैं। हाँ एक्सप्लेन नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा, आप जैसे ही सर्च करेंगे ना गूगल पे, आपको जी सब मैम। चीजें पुरानी पढ़ी हुई याद आ जाएंगी, सबने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी। 10वीं तक के इतिहास में भी आपने पढ़ा है, 10वीं तक तो सब इतिहास पढ़कर आते हैं स्कूल में, है ना। यस 11वीं के मैम बाद यस। विषय चयन होता है ना, 10वीं तक तो सबने पढ़ा है, तो सबको याद आ जाएगा। एक बार बस आप खोल कर देखिएगा कि रेनेसां के, पुनर्जागरण के, युग परिवर्तन के, कोई भी शब्द आप डाल दीजिएगा उसमें, यूरोप में, पश्चिम में युग परिवर्तन के क्या कारण थे, ठीक है, रेनेसां के क्या कारण थे, ये सब आपको लिस्ट बना लेना है कल। और लिस्ट बना के एक आध बात समझ आएगी, एक आध बात नहीं आएगी समझ में, लेकिन करना ये सबको है, खोजना ये सबको है, ठीक है, ताकि एकदम आप अनजान विद्यार्थी की तरह ना बैठे रहें क्लास। तो ये कल सब पढ़कर आइएगा, ठीक है। तो आज की अटेंडेंस श्वेता ले लीजिए। जी मैम हो गई अटेंडेंस। चलिए धन्यवाद, तो कल मिलेंगे क्लास। थैंक यू मैम। अच्छा थैंक यू कल मैम। तो 14 सितंबर है, आपका तो विभाग का कार्यक्रम भी है कुछ, यस मैम। तो कल नहीं फिर परसों होगी क्लास।